फ्रेंड्स, वेलकम टू आरसी इन्फो। मेरा नाम रीता चौधरी। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ऐसे ही अपना और अपने फैमिली वालों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें। और सभी के लिए मैं बता दूं कि हमारे चैनल पर एवरी वीक एक एमसीक्यू सीरीज आती है, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोस आते हैं। जब वो पर्टिकुलर टॉपिक खत्म हो जाता है तो नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियोस आते हैं। जितने भी वीडियोस आए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक ओपन करके मेरे सभी वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जहाँ पर कि मैं जितने भी वीडियोस आते हैं उनके पीडीएफ शेयर करती हूँ। और अगर वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देर ना करते हुए अब वीडियो शुरू करते हैं धीरे से। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑटिटिस मीडिया। ऑटिटिस मीडिया क्या है? तो ऑटिटिस मीडिया क्या है? इन्फेक्शन ऑफ मिडिल ईयर इन्फेक्शन ऑफ मिडिल ईयर क्या कहलाता है? ऑटिटिस मीडिया कहलाता है। ठीक है। अब दूसरा इसमें हमारा क्या दे रखा है कि पेन इन ईयर, मतलब अगर कान में पेन हो तो क्या कहलाएगा? तब वो कहलाता है ऑटोलोगिया। अब इन दोनों का स्मेलिंग ऑफ लॉस ऑफ स्मेलिंग पावर, इसको कुछ बोलते हैं लेकिन मैं फॉरगेट कर गई हूँ, लेकिन मैं बाद में बता दूंगी आपको कम नीचे। ठीक है। दूसरा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ लॉन्ग टाइम स्पर्म कैन सर्वाइव इन द यूट्रस आफ्टर इंटरकोर्स विद वुमेन। मतलब कितने समय तक जो स्पर्म है वो जिंदा रह सकता है यूट्रस में, फीमेल के यूट्रस में, आफ्टर इंटरकोर्स, मतलब आफ्टर सेक्स। ठीक है। तो अगर किसी जेंट्स ने किसी फीमेल के साथ सेक्स किया है और उसका स्पर्म उस फीमेल के अंदर पहुंच गया है, तो देखिए उसका फर्टिलिटी पीरियड, मतलब जिससे कि वो किसी भी ओवा से मिले, ठीक है, ओवा से मिलने का जो पीरियड है, अगर वो वेजाइना में है फीमेल की, तो वेजाइना कैसी होती है? एसिडिक नेचर की होती है। ठीक है। अगर एसिडिक नेचर में कोई भी स्पर्म पड़ा होगा तो उसका जो फर्टिलिटी पीरियड है ओनली 12 to 24 आवर्स का होगा। लेकिन अगर यही स्पर्म फीमेल के यूट्रस में होगा तो दैट टाइम इसका जो सर्वाइविंग पीरियड है, मतलब जो इसका सर्वाइव पीरियड है वो क्या होगा? 3 to 5 डेज का होगा। लेकिन फर्टिलिटी पीरियड जो है अगर वेजाइना में है तो दैट टाइम ये 12 to 24 आवर्स का ही होगा। ठीक है। और लेकिन यूट्रस में तो 3 to 5 डेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर। ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर क्या है? ठीक है। तो अ ब्रेक, क्रैक एंड बेंड ऑफ बोन, मतलब किसी बोन का क्या हो जाए? ब्रेक होना, क्रैक होना, यूजली लॉन्ग बोन का क्रैक होना, बोन होना, कहाँ से? एक साइड की तरफ से। जैसे कि कोई, इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर होगा क्वेश्चन का 3 to 5 डेज। और ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर क्या है? देखिए कोई भी अगर बड़ी बोन है, ठीक है, जब कोई बड़ी बोन होती है तो एक हिस्सा यहाँ, एक हिस्सा यहाँ, तो अगर इसके ये दोनों हिस्सों में से कोई भी, मानिए कि ये पार्ट जो है क्या हो जाए? टूट जाए, यहाँ पे ये ब्रेक हो जाए, या फिर इसका कुछ हिस्सा टूट जाए, ठीक है, एक साइड से, या फिर ये बेंड हो जाए एक साइड पे लेकिन दूसरी साइड इसकी सही सलामत हो, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये बड़ी बोन्स में होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, कभी कभी छोटी बोन में भी, जैसे कि रिस्ट बोन जो होती हैं, तो इनके रिस्ट और हैंड के बीच का जो पोर्शन है वहाँ पर भी हो जाता है, छोटी बोनों में भी कभी कभी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली बड़ी बोन में। तो ये क्या कहलाता है? ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर कहलाता है। दूसरा भी, क्रैक बेंड ऑफ बोन इन वन साइड। अगर ये बड़ा वाला ऑप्शन ना दिया हो, छोटा दिया हो, तो भी ये चलेगा। तो ए और बी क्या है इसके सही? ये है इसका आंसर कि दोनों ही मतलब ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर में आएंगे। सी दिया है, ए पार्ट ऑफ बोन ट्विस्टेड एट द ब्रेक पॉइंट। अब कोई हड्डी है, ठीक है, मानिए कोई हड्डी है और जहाँ से ये हड्डी टूटी वहीं पे क्या हो जाए? जो बोन है, मतलब मानिए कि ये हड्डी है और मानिए कि इसका ये एक पार्ट टूटा और ये टूटा हुआ पार्ट क्या हो जाए? ट्विस्टेड हो जाए, तो ये वाला जो फ्रैक्चर है ये क्या कहलाता है? ट्विस्टेड फ्रैक्चर कहलाता है। ठीक है। ऐसे ही अगर कोई हड्डी है, मतलब कोई भी हड्डी है और ये हड्डी अगर क्या हो जाए? ऐसे कर्व में, मतलब कर्व में टूट जाए या ब्रेक हो जाए, ठीक है, या स्लोप में टूट जाए, तो ये क्या कहलाता है? हमारा कर्व्ड फ्रैक्चर कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा,
व्हाट टर्म रेफर्ड दैट ह्यूमन बॉडी रिसीव इनसफिशिएंट फ्लूइड, क्या टर्म रेफर करेंगे अगर ह्यूमन बॉडी क्या करे, इनसफिशिएंट बहुत कम मात्रा में क्या करेगी, ब्लड सप्लाई रिसीव करे तो वो टर्म क्या होता है हमारा, इस्चेमिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉज ऑफ पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया के क्या कॉज हैं। तो देखिए पर्नीशियस एनीमिया के कॉज हैं, अगर आपके ब्लड में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए, बहुत ज़्यादा ब्लड में विटामिन B12 एब्जॉर्ब होने लगे, है ना, जिससे कि क्या हो, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए, आरबीसी काउंट क्या हो जाए, लेस हो जाए, आरबीसी की जो संख्या है वो लेस हो जाए, लेकिन वो साइज में बड़ी हो, साइज में बढ़ रही हो, लेकिन वैसे अगर उसको काउंट कराओगे तो उनकी संख्या जो है क्या होगी, कम होगी, लेकिन साइज में बड़ी होंगी, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है पर्नीशियस एनीमिया। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, ए। ठीक है, ऐसे ही अगर एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाए, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है, हीमरेजिक एनीमिया कहलाता है। दूसरा हमारा क्या दे रखा है इसमें, डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड इन ब्लड, अगर फॉलिक एसिड की ब्लड में डेफिशिएंसी हो जाए तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा मैक्रोसाइटिक एनीमिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज टोटल आरबीसी काउंट इन द ब्लड, मतलब कि ब्लड में क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा आरबीसी काउंट बढ़ जाए, तो वो क्या कहलाता है हमारा मतलब ये पॉलीकाइथीमिया एनीमिया। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, पॉलीकाइथीमिया। ठीक है, तो ये से सारे इसके ऑप्शन के आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, तो इनके जो आंसर है वो पहले का आंसर क्या है हमारा, इस्चीमिया, और दूसरे का क्या है, 20 का डेफिशिएंसी, एक आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द डीएमिनेशन क्या है। ठीक है, तो देखिए सेपरेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ एमिनो एसिड, मतलब कि अगर एमिनो एसिड का टूट जाए, एमिनो एसिड या सेपरेट हो जाए, किसमें, एमिनो एसिड, समझ में आ रहा है ना, एमिनो और एसिड, मतलब एमिनो से बना हुआ है और कोई एसिड ग्रुप होगा, अगर एमिनो ग्रुप अलग हो जाए और एसिड ग्रुप अलग हो जाए, और वो एसिड ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, तो इसमें से एमिनो एसिड में से एमिनो अलग हो जाए और एसिड ग्रुप अगर अलग हो जाता है, जैसे एमिनो अलग हो गया और कार्बोक्सिलिक ग्रुप अलग हो गया, तो ये प्रोसीजर क्या कहलाता है हमारा, डीएमिनेशन। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। अब ए का क्या है, एलिमिनेशन ऑफ CO2 फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, अगर CO2 का एलिमिनेशन हो जाए बॉडी से तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कार्बोनेशियस एक्सक्रीशन। ठीक है, कार्बोनेशियस एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन तो आपको लिख ही लोगे। दूसरा इंक्रीज ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है ना। ठीक है, देन है एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, अगर यूरिक एसिड के जो एक्सक्रीशन हो तो इसको क्या बोलते हैं हम, सिक्रीशन, यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को क्या बोलते हैं, सिक्रीशन। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को सिक्रीशन बोलते हैं। तो ये मैंने आपको बोल दिया, इसका जो राइट आंसर क्या है, डी है, बाकी मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी हैपन इफ द डायामीटर ऑफ एफरेंट रीनल आर्टरी इज लेस देन द इफरेंट रीनल आर्टरी, क्या होगा यदि एफरेंट रीनल आर्टरी का जो डायामीटर है वो इफरेंट रीनल आर्टरी के डायामीटर से कम हो जाए। देखिए ये हमारा बोमेन कैप्सूल है, यहाँ पर एफरेंट आर्टियोल कहाँ आती है, बोमेन कैप्सूल में आती है। ठीक है, ब्लड लेके, और ये क्या, यहाँ पे बहुत सारी शाखाओं में, ब्रांच में डिवाइड हो जाती है और क्या बना लेती है, ग्लोमेरुलस बना लेती है। ठीक है, अब बोला जा रहा है, और फिर यही ग्लोमेरुलस क्या बोलते हैं, ये ग्लोमेरुलस की ये जितनी भी शाखाएं फिर से जुड़ती हैं और क्या बना लेती हैं, इफरेंट आर्टियोल, क्या बनाती है, इफरेंट आर्टियोल, और जो ब्लड लेकर आई उसको क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्टियोल। ठीक है, तो अगर ये जो ब्लड ला रही है इसका जो डायामीटर है अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा,
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन विल नॉट अकर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि जब ये डायामीटर इसका ज़्यादा होता है तभी तो ये प्रेशर से ब्लड आता है, लेकिन जब यहाँ प्रेशर ही नहीं होगा तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों होगा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो पूरा प्रेशर पे ही डिपेंड करता है, जब प्रेशर ही नहीं होगा तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ से होगा? ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर यूटिलाइज्ड इन यूरिया साइकिल? कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज होते हैं यूरिया साइकिल में या ऑर्निथिन साइकिल में? अब यूरिया साइकिल क्या बोलते हैं? ऑर्निथिन साइकिल। क्यों बोलते हैं इसको यूरिया साइकिल? क्योंकि ऑर्निथिन साइकिल में यूरिया फॉर्म्ड होता है, इसलिए इसको यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल बोला जाता है। अब देखिए जो ऑर्निथिन साइकिल है इसमें कितने एटीपी की ज़रूरत होती है? इसमें ज़रूरत होती है 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स की, सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है ऑर्निथिन साइकिल के लिए। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एल्केप्टोन्यूरिया? एल्केप्टोन्यूरिया के सिम्टम्स क्या हैं? ठीक है, तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं आपके बहुत सारे कि जेनेटिक डिसऑर्डर है और कॉज्ड हो जाता है ड्यू टू म्यूटेशन के कारण ये हो जाता है। दूसरा इसका ऑप्शन दे रखा है कि इस क्या हो जाएगा, इसमें यूरिन ब्लैक हो जाएगा अगर वो किस में आए, एयर के कांटेक्ट में आ जाए। थर्ड इसका ऑप्शन दे रखा है पेन इन द जॉइंट ऑफ स्पाइन एंड नीज एंड हिप्स, मतलब क्या होगा? पेन होगा जॉइंट में, स्पाइन में और नीज में, घुटनों में और पीछे हिप्स में। और कलर जो है, जो ईयर बैग्स का जो कलर है वो या तो ब्लैक कलर का, जो हमारे कान में जो मैल निकलता है वो या तो बहुत काला होगा या बहुत ज़्यादा मेहरूनी और रेडिश ब्राउन होगा। तो जो सिम्टम्स हैं एल्केप्टोन्यूरिया के, तो अगर यहाँ पे देखते हैं तो वो क्या है? ऑल ऑफ द एबव। ये क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर है। और ये सडनली किसी भी मतलब एक जीन होता है जिसे हम बोलते हैं होमो म्यूटेशन, तो सुना होगा कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और अचानक किसी जीन में परिवर्तन हुआ और उस जीन में परिवर्तन होने से, उस जीन में चेंज होने से कुछ नया करेक्टर जो आने वाली जो पीढ़ी है, मतलब आने वाला जो बच्चा है उसमें दिखाई दे। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं, क्योंकि जीन के चेंज होने से वो चीज़ अचानक से, कोई चीज़ अचानक से बनी तो वो क्या कहलाती है? म्यूटेशन। ठीक है, अब ये जो एल्केप्टोन्यूरिया ये जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये म्यूटेशन के द्वारा हुआ है। ठीक है, अब वो म्यूटेशन किस जीन के द्वारा हुआ, किस जीन में चेंज आए, तो वो जीन कहलाता है हमारा होमो जेनेटिक जेंटी सेट डाई ऑक्सीजिनेज। जेंटीसेट डाईऑक्सीनेज जीन था जिसको कि हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में HGD। ठीक है, इस जीन में चेंज आने से क्या हुआ कि ये जो एल्केप्टोन्यूरिया है ये क्या हो गई, ये प्रॉब्लम आई। ठीक है, और ये होता क्या है, ये जो होमोजेनिटी सेट करके जो जीन है ये इस बीमारी में क्या होता है, ये डाईऑक्सीनेज जीन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे क्या होती है? एल्केप्टोन्यूरिया बीमारी हो जाती है, या मतलब इसको बोलेंगे एल्केप्टोन्यूरिया डेवलप हो जाता है किसी बच्चे में। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया हो तो बताइएगा कमेंट्स में, मैं बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बिगेन्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम? मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में जो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो कहाँ से, सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है? ठीक है, तो देखिए आपने डाइजेस्टिव सिस्टम सुना होगा, सबसे पहले लिप्स आते हैं इसमें, उसके बाद एक माउथ आता है, माउथ में बक्कल कैविटी होती है, लिप्स होते हैं, दांत होते हैं, ये सब। तो जो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कहाँ होता है? बक्कल कैविटी अगर ऑप्शन हो तो वो भी होगा, और अगर माउथ ऑप्शन हो तो माउथ भी होगा। तो इसका आंसर डी होगा, माउथ में भी होता है और बक्कल कैविटी में होता है। अगर दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन हो तो आप लगा सकते हैं, और अगर दोनों ही हो और ऐसे मेरी तरीके से बनाया हुआ हो तो आप दोनों पे लगाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द डाइजेशन ऑफ फैट स्टार्ट इन डाइजेस्टिव सिस्टम? मतलब डाइजेशन जो होता है फैट का वो कहाँ पर होता है? तो देखिए फैट का जो डाइजेशन है वो कहाँ होता है? इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट आर द सिम्टम ऑफ गॉचर डिजीज। अब गॉचर डिजीज के सिम्टम्स क्या हैं? गॉचर डिजीज के सिम्टम्स क्या हैं? ये एनलार्ज लिवर हो जाता है इसमें, लेस हेल्दी रेड सेल्स हो जाती है, मतलब क्या होगा, हेल्दी रेड ब्लड सेल्स जो आरबीसी, जो हेल्दी आरबीसी है वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। स्प्लिन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। येलो स्पॉट्स आ जाएंगे आईज में। ऑल ऑफ द एबव। तो इन सारे ऑप्शन में से कौन सा इसका आंसर है? तो इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ द एबव। गोचर डिजीज क्या है, ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। और ये मोस्ट प्रोबेबली बच्चों में देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी ये किसी भी उम्र में भी हो सकता है। वैसे तो ये 20 साल से नीचे वाली पीढ़ी में होता है, लेकिन कभी कभी ये क्या होता है कि कहीं पे भी मतलब आपको किसी भी एज में देखने को मिल सकता है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें होता क्या है आखिर, इसमें क्या होगा कि जो फैट का जो मेटाबॉलिज्म है वो डगमगा जाता है। फैट का मेटाबॉलिज्म डगमगाने से क्या होता है, लिवर फैटी हो जाता है, स्प्लेन फैटी हो जाता है, आरबीसी की जो हेल्दी आरबीसी उनकी संख्या कम हो जाती है, येलो स्पॉट्स आ जाते हैं आइज में, और बहुत ज़्यादा जब ये डिजीज़ बढ़ जाती है तो सीजर्स भी आ जाते हैं, बोन्स में भी प्रॉब्लम हो जाती है, फ्रैक्चर भी हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें मतलब इससे हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे फैट मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है, गड़बड़ा जाता है। उसकी वजह से क्या, इसको डिजीज़ को क्या बोलते हैं, फैट मेटाबॉलिज्म जब एबनॉर्मल हो जाए उसको क्या बोलते हैं, गोचर डिजीज़। और ये क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, जेनेटिक डिजीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट ऑर्गन प्रोड्यूस इंसुलिन एंड विच सेल्स रिलीज हार्मोन्स। देखिए कौन सा जो ऑर्गन है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, और कौन सी सेल क्या करती है, इस हार्मोन को रिलीज करती है, मतलब जब ज़रूरत होगी तब इस हार्मोन्स को क्या करेगी, छोड़ेगी। तो देखिए वो ऑर्गन कौन सा है और वो सेल कौन सी है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने दे रखा है लिवर है, पैनक्रियाज है, ये सारे मैंने दे रखे हैं इसमें। तो वो ऑर्गन हमारा कौन सा है और वो सेल कौन सी है, तो वो ऑर्गन है हमारा पैनक्रियाज, जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। और इस पैनक्रियाज में ही इसका जो एंडोक्राइन पार्ट है, इसमें जो एंडोक्राइन पार्ट्स है इसमें अल्फा सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स होती हैं और गामा सेल्स होती हैं। तो इसकी जो बीटा सेल्स हैं वो क्या करती हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के किस पार्ट से ओरिजिनेट होती है? तो देखिए स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के मेडुला पार्ट से ओरिजिनेट होती है। हमारा जो ब्रेन है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तीन पार्ट कैसे, देखिए पहले होता है फोर ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन हो गया। फोर ब्रेन में केवल सेरेब्रम आता है। फिर होता है हमारा मिड ब्रेन में कुछ भी नहीं आता, वो अपना अकेला है, ठीक है। फिर हमारा होता है हिंड ब्रेन में क्या आता है, हमारा मेडुला भी आएगा, सेरेब्रम भी आएगा, पोन्स भी आएंगे। तो जो इसका मेडुला पार्ट है जो कि पीछे साइड पे होता है, हिंड ब्रेन मतलब पीछे साइड पे होता है बोन में, तो इससे क्या, इसको हम मेडुला ऑब्लोंगेटा भी बोलते हैं। तो इसको, इस मेडुला पार्ट से क्या करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम ब्रेन कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शन ऑफ द बॉडी। मतलब ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो कि हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को, बॉडी के इनवॉलेंट्री एक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो जो इनवॉलेंट्री एक्शन है, जैसे कि हार्ट का धड़कना, किसी चीज़ पे हमारा अगर जलती हुई चीज़ पे हाथ लग गया तो हमारा हाथ अलग से एक साथ ही हाथ हट जाता है। तो ये जो इनवॉलेंट्री एक्शन है, तो उन पे जो कि हमारे बस में नहीं है, वो वाले काम हमारे शरीर पे, हमारे शरीर के जो हमारे बस में काम नहीं है, अपने आप ही होते हैं। ऐसे जो एक्शन है, ऐसे जो काम है, उन पे कौन कंट्रोल करता है, उन पे कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। अभी मैंने बता दिया आपको कि हमारा ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा किसका पार्ट है, हमारे हिंड ब्रेन का पार्ट है। सेरिब्रम किसका पार्ट है, हमारा फोर ब्रेन का पार्ट है, मिड ब्रेन खाली, और सेरिबेलम भी किसका पार्ट है, हमारा हिंड ब्रेन का पार्ट है। तो ये था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।